तो इसमें इसका ज़िक्र हुआ जो ऐसी स्किल्स होती हैं जो किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय को जॉब हासिल करने या जॉब में सक्सेसफुल होने और करियर ग्रो करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, मसाइल को समझना और उनका सॉल्यूशन निकालना, उनको नए आइडियाज़ लाना। ये स्किल डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन में हेल्प करती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छे तरीके से बोलना, लिखना और सुनना टीम वर्क और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन से मुराद है टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, आइडियाज़ शेयर करना और गोल्स को अचीव करना। उसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने बिहेवियर, इमोशंस और टीम टाइम को कंट्रोल करना। ये डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिहेवियर और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव काम करना, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और ट्रस्ट को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आता है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स में आता है दूसरों को गाइड करना, मोटिवेट करना ताकि कॉमन गोल अचीव हो सके। ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं बल्कि हर एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कैरियर मैनेजमेंट, जो मार्केट को समझना, नेटवर्किंग करना और अपनी कैरियर प्लानिंग करना। अब अगर हम इसी समरी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फील्ड और स्टडी है जो ये देखती है कि इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वर्कप्लेस पर बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मेन गोल ये होता है कि इस नॉलेज यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन इंप्रूव की जाए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन से हेल्प देती है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंट्यूशन पर नहीं बल्कि सिस्टमैटिक स्टडी और एविडेंस पर फोकस करती है ताकि बिहेवियर को प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सके। आज के ज़माने में बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि ये पैटर्न समझाने और फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक सिस्टम के तौर पर भी देखती है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट्स जो इन्वायरमेंट्स को चेंज के साथ अडेप्ट करते हैं। मॉडर्न चैलेंजेस अगर हम इसे देखते हैं तो वो कोविड-19, ग्लोबलाइजेशन, वर्क फॉर डाइवर्सिटी, गिग इकोनॉमी ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। एप्लीकेशंस और मैनेजर्स की अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले आता है एविडेंस और डेटा पर डिसीजन। मैनेजर्स को सिर्फ इंट्यूशन पर नहीं बल्कि फैक्ट, रिसर्च और डेटा पर डिसीजन लेना चाहिए। लोगों को समझना, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर, नीड्स और इमोशंस को समझकर उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम सुनाई जा सकती हैं। डाइवर्सिटी की वैल्यू को समझना, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को रिस्पेक्ट देना और इंक्लूसिव वर्कप्लेस क्रिएट करना। एथिकल बिहेवियर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर्स को एथिकल रहना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करना चाहिए। चेंज और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और क्राइसिस के साथ अडेप्ट करना और एम्प्लॉयज़ को गाइड करना। एम्प्लॉय वेलबींग का ख्याल रखना और एम्प्लॉयज़ की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना ताकि जॉब सेटिस्फेक्शन भरे टर्नओवर कम हो। हमारे पास आज केस स्टडी है। इसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक रिमोट टीम बनाई है जिसमें पाकिस्तान, जर्मनी और इजिप्ट के लोग शामिल थे क्योंकि सब अलग कंट्री से थे, इसलिए उन्हें काम करने के मतलब तरीके में और कल्चर में भी काफ़ी डिफरेंट थे। तो जिसमें प्रॉब्लम था वो डायरेक्ट स्टाइल था, ठीक है। जर्मन मैनेजर बहुत सीधी और मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता था जो बाकी लोगों को काफ़ी दूर लगता था। उसके बाद टाइम जोन का इशू था, अलग अलग कंट्रीज़ में जो टाइम था वो फ़र्क की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स अक्सर लेट शुरू होती थी। हायरार्की का इशू था, एक डिज़ाइनर अपनी राय शेयर करने से डरता था क्योंकि उसके कल्चर्स के बारे में कोई कुछ बोलना पसंद नहीं किया जाता था। इसके नतीजा आउटकम्स ये हुए कि इन बातों की वजह से काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ, डेडलाइंस मिस हो गई और टीम्स का जो मोरल था वो भी गिर गया। ओबी कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसका मतलब ये है कि केस स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अहम पार्ट्स को समझते हैं, वर्क फॉर डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, लीडरशिप स्टाइल और उसके बाद ओबी के मॉडल्स के मुताबिक स्ट्रक्चर, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें टीम मेंबर एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाए, मैनेजर अपनी बात को मज़ीद क्लियर कैसे बना सकता है, रिमोट टीम्स में टाइम जोन के मसले को कैसे हल किया जा सकता है, ये इसमें हमें बताना है। क्यों टीम मेंबर एक दूसरे की बात को सही तरह से समझ नहीं सके थे। इसमें हमारे पास आ जाएगा इसकी सबसे बड़ी वजह कल्चर डिफरेंस है। जर्मन मैनेजर की जो डायरेक्ट बात थी उसको चाहिए था कि दूसरे मेंबर्स को बुरा लगती थी, ठीक है। तो उसको चाहिए था कि बाकी लोगों के काम के स्टाइल को भी समझे ताकि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पाता था, जिस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग आती थी। हाउ कैन द मैनेजर्स मेक कम्युनिकेशन क्लियरर,
कैसे कम्युनिकेशन को किया गया। मैनेजर को चाहिए कि वो कल्चर सेंसिटिव अपनाए, उसे चाहिए कि सिर्फ ऑर्डर्स ना दे बल्कि टीम के साथ दोस्ती वाला मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करे, फीडबैक सेशन रखे ताकि पता चल सके कि सबको बात समझ आ गई है या नहीं। अपना डायरेक्ट स्टाइल जो था ना उसको थोड़ा चेंज करें ताकि सबको अनकंफर्टेबल फील ना हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन सिंपल वे टू सॉल्व टाइम्स ऑफ। इसमें हमारे पास एक सिंपल वे ये भी आ सकता है कि जो हमारे पास मीटिंग्स वगैरह होनी है उसको रिकॉर्डिंग कर लें, रिकॉर्डिंग करके उन लोगों को भेज दिया जाए ताकि अगर कोई लेट हो रहा है तो वो बाद में भी उस चीज़ को सुन सके और ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो इसमें।